गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th CBSE बोर्ड। हम लोग आज हिंदी में कृतिका, आपकी दूसरी पुस्तक है कृतिका। देखिए इसमें 5 चैप्टर दिया हुआ है, जबकि 2 चैप्टर आपका 30% से हटा दिया गया है। तो 2 चैप्टर हट गया है, जो चैप्टर बचे उनको पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका मेरे संग की औरतें। इसकी राइटर हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी। देखिए सबसे पहले जान लीजिए इस चैप्टर में कहानी क्या है, यानी पढ़ना क्या है, दिया क्या है। कि इसमें एक जो है थोड़ा, इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी 4 बहनों के बारे में बताया, यानी अपने पूरे घर के बारे में बताया है। मेरे संग की औरतें, मेरे साथ की औरतें, इसका तो पता ही है। मेरे संग की औरतें नहीं, मेरे साथ में जितने लोग हैं सबकी कहानी है। उन्होंने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचित कराया। इन उस समय की स्थितियाँ क्या थी उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक, आप समझ गए होंगे मेरे संग की औरतें। देखिए मेरी नानी थी, लेखिका क्या कही कि मेरी नानी थी। जाहिर है का मतलब स्पष्ट है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी एक नानी थी, या जाहिर है नहीं, ये बात स्पष्ट है। मेरी एक नानी थी। लेखिका अपने नानी के बारे में क्या कहती है कि मेरी एक नानी थी, पर मैं उनको देख नहीं सकी थी, क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले हो गई थी। उनकी माँ, लेखिका की माँ की शादी नहीं हुई थी तभी हो गई थी। वही कह रहे मेरी माँ की शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं अपनी नानी को देख नहीं सकी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण, शायद नानी से कहानी मैं नहीं सुन सकी, न पाने के कारण हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। शायद नानी से हम 3, कुल मिला के कितनी बहनें थी? 4 बहनें थी। करें कि हम चारों बहनें, लेखिका और उनकी 3 बहनें अन्य, करें कि हम लोगों ने नानी से कहानी नहीं सुनी। शायद इसी कारण हम लोगों ने खुद कहानी सुनाना शुरू कर दिया। करें कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। कि नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानियाँ जरूर सुनी। करें नानी से हमने कहानियाँ सुनी नहीं थी, लेकिन नानी की कहानियाँ क्या होती हैं वो हम लोगों द्वारा सुनी जरूर थी। नानी की कहानी जरूर सुनी है, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म यानी रहस्य, उसका असली रहस्य बहुत बाद में हमको समझ में आया कि नानी की कहानी आखिर क्या है। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पारदर्शी औरत थी। पारंपरिक मतलब लंबे समय से चली आ रही परंपरा। ठीक, कह रहा मेरी नानी पारंपरिक थी, लंबे समय से चली आ रही, और अनपढ़ भी थी। ठीक, पारदर्शिनी माने पर्दा करने वाली स्त्री, पारदर्शी माने पर्दा करने वाली स्त्री थी। वो अपनी नानी के परिचय भी बता रही लेखिका। कह रहे हैं कि मेरी नानी पारंपरिक यानी पुराने समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार रहने वाली थी, अनपढ़ थी यानी पढ़ी लिखी नहीं थी, और वह पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। जिनके पति, मेरी नानी के पति यानी नाना जी समझ लीजिए, और क्या कह रहे हैं कि शादी के तुरंत बाद उन्हें घर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत गए। बैरिस्ट्री क्या होता है? यानी वकालत, बैरिस्टर बन जाते हैं, यानी वकालत, वकील की पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ चले गए? विदेश चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर वापस लौटे। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर वे वापस आए तो उनके आचार विचार भी, उनके रीति रिवाज के संग जिंदगी बसने लगे। कहे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय विलायत से पढ़कर बढ़िया आ गए हैं, तो उनके रहन सहन में, आचार विचार में काफ़ी अंग्रेजियत
साफ झलकती थी, यानी उनके अंदर अब क्या भर गया था, थोड़ा अंग्रेजियत भर गई थी। साफ कोई भी होगा, कहीं भी जाएगा, विदेश पढ़ने जाएगा, भाई वहाँ पढ़ रहा है तो अंग्रेजी साफ झलकेगी। देखिए फिर क्या होता है। नानी इन बातों से दूर रहती थी, नानी से कोई इन बातों से कोई लेना देना नहीं रहता था। वो अपना जीवन अपने ढंग से जैसे जी रही थी वैसे ही जी रही थी। उन पर इस सब बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने ना अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, यानी उन्होंने अपनी कभी भी कोई इच्छा, अभिलाषा या अच्छा है या बुरा है, किसी भी कोई बात का पसंद नापसंद कभी भी अपने पति से कभी कोई इजहार नहीं किया, यानी पति के सामने अपनी इच्छा कभी भी प्रकट नहीं की। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। देखिए आगे, तो ये थी नानी की कहानी। मतलब अभी शुरुआत है, नानी का परिचय हुआ है अभी केवल यहाँ। देखिए, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, जब कम उम्र में ही नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ, कौन 15 वर्षीय इकलौती मेरी माँ की शादी से फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। मुँहजोर मतलब बहुत बोलने लगी, मुँहजोर मानी बहुत बोलने लगी। इकलौती यानी अकेली, फिक्र मतलब चिंता होने लगी। क्या करें, जब उनकी कम उम्र में नानी की खुद को मौत की अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाकर कहा, जब वो समझ गई कि उनकी मौत होने वाली है, तो उन्होंने अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी, अकेली बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता उनको होने लगी। इनको इतना डराया कि वह मुंह से बहुत जोर जोर से बोलने लगी, बहुत जोर से बोल उठती थी। नानी ने नाना से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। नानी ने कहा नाना से कि वो पर्दे का लिहाज त्याग कर अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर वह मिलना चाहती हैं। जिस पर्दा नशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, या जिस पर्दा नशी यानी पर्दे में रहने वाली जिस स्त्री ने अपने चेहरे से कभी पर्दा हटाकर अपने पति से भी बात नहीं की, आज वह पराये मर्द से आखिर अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में एक अजनबी से आखिर क्या बात करना चाहती थी, क्या करना चाहती थी। पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी। आखिरी वक्त में अजनबी से वह क्या कहना चाहती थी, या क्या उसके मन में सवाल थे, वह क्या चाह सकती थी। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नाजायज की लाज रखी। और नाना ने क्या किया, मौके की नाजायज, यानी वो नाना समझ गए कि अब मेरी पत्नी यानी नानी की ज़्यादा उम्र नहीं बची है, इनकी इच्छा की पूर्ति मुझे करनी चाहिए, उनकी इच्छा की पूर्ति मुझे करनी चाहिए। इसलिए उनकी बात उन्होंने मान ली, यानी नाना जी ने नानी की बात मान ली। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए। सवाल जवाब ज़्यादा नहीं किया और लेखिका की नानी के अनुसार फौरन जाकर वो स्वतंत्रता सेनानी जी को बुला लाए। दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, और बीवी के सामने पेश कर दिया। हुजूर यानी कि अधिकारी बीवी के सामने अपने मित्र को पेश कर दिया। देखिए अब आगे, अब जो नानी ने कहा वह हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा वचन दीजिए मेरी लड़की के लिए आप व्रत तय करिए। यानी उनसे जो मित्र थे, उनके स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को जब आ गए तो उन्होंने अपनी बेटी की रिश्ता के लिए क्या कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी लड़की के लिए, मेरी पुत्री के लिए वर आप तय करेंगे।
उन्होंने कहा, प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर कहा कि मेरी बेटी का रिश्ता अपने जैसे ही किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दीजिएगा। उनकी इच्छा अनुसार लिखिए कि माँ का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से हो गया। मेरे पति तो साहब हैं। नानी ने कहा नाना के लिए कहा कि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। फरमाबदार यानी आज्ञाकारी से हो। कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी फरमाबदार यानी साहब के आज्ञाकारी सेवक से हो किसी, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का रिश्ता आप तय करें। उनके मित्र से कहा, आप अपनी आज़ादी का सिपाही, आप अपनी आज़ादी अर्थात आप अपनी तरह किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा, उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा? कौन कह सकता था? कौन बता सकता था कि अपनी आज़ादी से उसको वो खुद स्वयं आज़ाद नहीं थी, पर्दा में रहती थी, अनपढ़ थी और चली आ रही प्राचीन काल से उन्हीं परंपराओं में वो जकड़ी हुई थी। कौन कह सकता था कि वह आज़ादी से पूरी तरह बेखबर थी? कोई नहीं। यानी वह आज़ादी से पूरी तरह बेखबर नहीं थी, वह पूरी तरह उसको जानती थी, सब कुछ जानती थी। उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए कितना जुनून था। उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए इतना जुनून था कि अपनी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ करना चाहती थी। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। बाद में मुझे समझ में आया कि वो निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्यालों की रही होंगी। आज़ाद ख्याल यानी स्वतंत्र विचार रखने वाली रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यानी वो कैसे अंग्रेजियत से रहते या साहब बनकर रहे, उन्होंने कभी भी नाना की मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, दखल अंदाजी नहीं दी, न उसमें साझेदारी की, ना ही उसमें उन्होंने अपना साझा किया, न ही उसमें साझेदारी की। पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही, पर वो अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से अपने अनुसार वो जी रही थी। पारंपरिक घरेलू, चाहे वो घरेलू हो, पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने से प्राचीन काल से चली आ रही घर में वही पुरानी रूढ़ियाँ परंपराएं, चाहे उनके अनुसार आप अपनी घरेलू जिंदगी जीजिए, खामोश रहकर चुपचाप रहकर अपनी ज़िंदगी जीते रहिए। लेकिन ये आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी थी। अगर आज के हिसाब से कहा जाए तो क्रांतिकारी चाहे जो कुछ रहा हो, चाहे कुछ रहा हो या ना हो, लेकिन दूसरों की तरह जीने के लिए जैसे नाना जी जीते थे उस तरह जीने के लिए नानी कभी मजबूर नहीं हुई। जैसे नाना जी रहे साहब बन के, अंग्रेजी में आ गई, रहन सहन उनका बदल गया है, उनके भाव विचार सब कुछ बदल गए हैं, लेकिन नानी की ये सब बदली नहीं थी, नानी का कुछ बदला नहीं था। वही कह रहे हैं, वो किसी दूसरे के साथ जीने के लिए मजबूर नहीं थी। असल में यही आज़ादी थी। क्या थी? यही आज़ादी थी कि आप अपने हिसाब से जिएं, अपने स्वतंत्र ख्यालों के साथ आप जिएं, किसी के बंधन में बनकर। ये नहीं कि वो कैसे जी रहा है, वो कैसे नहीं जी रहा है, उसके ख्यालों में बनकर आप भी जिएं। आपको जीने का पूरा अधिकार है। आप देखिए, नानी का मानना था कि आंदोलन में ना भाग लेने वाले नानी का मानना था कि आंदोलन भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से अगर मेरी लड़की की शादी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। इस कारण उन्हें यह सादा जीवन बिताना पड़ा। उनको लगता था कि जिस प्रकार मैंने अपना सादा जीवन बिताया है, वे रात में जागकर आंदोलन में भाग लेने वाले
वे रात में जगकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती। रात में क्या करती? खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती थी। एक माँ तो माँ झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक सीमित रखती थी। दूसरे लोगों की गोपनीय बातें हों अपने तक सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर बाहर दोनों की तरह मान सम्मान बना रहता। गोपनीय बातें कुछ भी, ये कहें कि चुगलबाजी नहीं करती। आज तक तो लोग हैं चुगली तुरंत करते हैं एक दूसरे की शिकायत। अगर थोड़ा सा भी किसी के दिमाग में आया कोई बात, पेट में पानी, मतलब कहते ना पेट में पानी पचता ही नहीं, पेट में कुछ पचता ही नहीं। थोड़ी सी कोई बात हुई तुरंत एक दूसरे से बता देते हैं, टप से बता दी करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे और वहाँ लड़के से हुई। तो इस तरह करके मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे स्वतंत्रता सेनानी लड़के से हो गई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने का अपराध हुई। जिसे आज़ादी के यानी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। ICS जैसे अब भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की अभी होती है ना, जैसे IS IPS ये सब होती है ना, उसी प्रकार कौन सी एग्जाम था? ICS। ठीक, ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था, यानी उसकी जेब में पुश्तैनी यानी पुरखों का दिया हुआ एक भी पैसा नहीं था, ढेला नहीं था, पैसे का एक भी ढेला नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। कहीं माँ बेचारी, माँ अपनी माँ यानी मेरी माँ यानी मतलब लेखिका की माँ अपनी माँ यानी नानी कि करें गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में वह सादा जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई और साधारण सा जीवन जीने लगी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती, गांधी जी के आदर्शों के चक्कर में उनको खादी के कपड़े पहनने पड़ते थे। वही करेंगे शायद कहें कि खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी असर कमर में चनका खा जाती, कमर में चनका खा जाती। रात भर जागकर भी पहनने का अभ्यास करती। मेरी माँ, ये अपनी माँ के बारे में बता रही हैं, कहीं मेरी माँ का विवाह एक अच्छे होनहार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तो हो गया, जो आज़ादी में भाग लेने के कारण उसको ICS के इम्तिहान में बैठने में नहीं दिया गया, और उसके बाद पुश्तैनी यानी पूर्वजों द्वारा या माता पिता द्वारा कोई भी एक पैसे का ढेला नहीं, कुछ भी नहीं था उसके पास, धन दौलत कुछ भी बचा हुआ नहीं था, जेब में उसके कुछ भी नहीं था। और मेरी माँ गांधी जी के सिद्धांत, अपनी माँ के गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में अपना सादा जीवन व्यतीत कर रही थी। ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका जाती, यानी वो पहन नहीं पाती थी, और रात में जाग कर वो उसे पहनने की प्रैक्टिस किया करती थी, बांधने का अभ्यास करती थी। वैसे भी लेखिका की माँ कमज़ोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा, संगीत सुनती। कुछ ऐसी नाजुक सी थी, नाजुक मतलब कमज़ोर, कि उन्हें देखकर सास यानी मेरी दादी ने कहा, उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहुत वैसी है, धोई पोछे और छींके पर टांग दी। धोई पोछी और छींके पर टांग दी। धोई पीछे और टांग दी का मतलब इतनी नाजुक थी, इतनी ये थी कि कहने थी इसको धो पोछ कर, यानी बढ़िया धो के पोछ कर लगा के बढ़िया इसको किसी खूंटी पर टांग दे तब भी ये टंगी रह जाएगी, इतनी कमज़ोर थी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर उतारने की पेशकश नहीं थी। चलो कम से कम गनीमत ये रही, किसी ने छींके से उतारने की
सोची नहीं, पेशकश नहीं की। कहीं भी मेरी माँ दिन भर घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा, संगीत सुनती। एक तो माँ झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर बाहर और दोनों जगह मान सम्मान बराबर बना रहा। देखिए क्यों नहीं, उसकी दो वजह थी। क्यों नहीं, उसकी दो वजह थी। कौन कौन सी देखिए। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। साहबों से खासे अभिभूत थे। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे क्योंकि वो वकील साहब थे, बैरिस्टर थे और सब लोग उनको साहब साहब कहकर बुलाते थे। साहबी मतलब साहबों जैसा रोब-दाब रखना। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे। बस जात से यानी जाति से वो हिंदुस्तानी थे। बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में वो क्या हो गए थे? अंग्रेज। सब में वो अंग्रेज हो गए थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। सबसे मज़ेदार बात यह रही कि हमारे देश में जो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे वही लोग अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक भी थे। गांधी नेहरू हों, चाहे वो गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले हों, सब ऐसे ही थे। सब ऐसे ही थे। अंग्रेजों यानी साहबों के अभिभूत होकर रहने वाले थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। तो लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहे, चाहे जेब खाली रहे, लेकिन शोहरत सिर पर सवार रहती थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी में रोमांचक उपकथाएं थीं। कहने नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश कि मेरी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्रता से नानी के परिवार में हो जाए, एक तो ये। और नाना की दूसरी वजह क्या थी? नाना की रजामंदी में रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई सोचे कि माँ से, नानी से कोई कठोर काम करवाया जाए तो कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी। हाँ, हर ठोस और हवाई कोई भी कार्य के लिए उनकी राय मांगी जरूर जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया। इस जुमले का, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं, लेखिका क्या कहेगी? इस भावार्थ का या इस जुमले का भावार्थ मैं जब छोटी थी तभी मैं इसको समझ गई थी। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में, हम बच्चों की ममतालु यानी ममता से भरी हुई परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद परवरिश यानी पालन पोषण करने में तत्पर रहते, तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। केवल दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं तैयार रहती थी, बल्कि खुद मर्दजात यानी जितने घर में पुरुष थे वो और पिताजी भी सब
परवरिश करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए तैयार रहते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था। पर ठोस काम न करने का मतलब ये नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। माँ को भी आज़ादी का जुनून था। ठोस काम नहीं करती थी जिसका मतलब ये नहीं कि उनके हृदय में आज़ादी के प्रति जुनून कम था। वह भरपूर था। वह भरपूर था। वह भरपूर था और अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रहती थी। जाहिर है कि सब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। कहें कि मेरी माँ ठोस काम न करने का, मेरी माँ ज़्यादा ठोस काम नहीं कर सकती थी क्योंकि वो कमज़ोर थी, नाजुक थी। माँ को आज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ठोस काम नहीं कर सकती हैं, उनके हृदय में आज़ादी का जुनून नहीं था। वह बहुत भरपूर था और अपने तरीके से उसे वह अच्छी तरह से निभाती भी थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से, यानी जब जुनून अगर आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी कैसे चाहिए? आज़ादी से चाहिए। जिस चीज़ से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके, किसी और से पूछ कर नहीं कि कैसे हम करें कैसे ना करें, नहीं, इसे खुद अपने तरीके से निभाइए। इसे खुद आप अपने तरीके से निभाइए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। हमने अपनी माँ को कभी भी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया यानी प्यार किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कह रहा हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा पाया ही नहीं। जैसे एक भारतीय माँ होती है वो अपने बच्चों को, कह रहे ना उन्होंने कभी हमें लाड दिया, लाड प्यार यानी कभी हमें उन्होंने दुलार प्रेम नहीं किया। ना हमारे लिए कभी खाना पकाया, ना हमारे लिए कभी उन्होंने खाना पकाया, ना अच्छी बहू पत्नी बनने की सीख दी। एक माँ होती है अपनी बेटी को समझाती है, एक तुम्हारी शादी होगी, अपने ससुराल जाना, अच्छी पत्नी बनना, एक अच्छी बहू की तरह घर का ख्याल रखना। करें ऐसी कोई भी सीख मेरी माँ ने आज तक कभी मुझको नहीं दी थी। कुछ अपनी बीमारी चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। कुछ वे अपनी बीमारी के कारण भी घर को संभाल नहीं पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। पर उनमें सबसे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, यानी उनको घर के काम करने में ये कहें कि किसी प्रकार की कोई रुचि उनमें नहीं थी। और जब तक रुचि नहीं होगी तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। वो सबसे ज़्यादा क्या करती थी? किताबें पढ़ती रहती थी, उसी में उनका समय बीतता था। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में निकल गया या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही माँ किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। ना तो उनका नाम सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे और ना ही वो जानते थे कि आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। वो जानते थे कि कुछ नहीं होने वाला है। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा, साहबी यानी साहब कहा जाता है जिनको दिखाने वाला, खानदान के अलावा, रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। पहला ये कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी। यानी एक अगर कोई गोपनीय बात है, कोई गुप्त बात है, तो वो कभी दूसरों को बताती नहीं थी, तुरंत चुगली करने लगी, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा करते हैं ना। तो ये यहाँ तक आज आप लोगों ने पढ़ा। कहाँ? ठीक है, ये पेज नंबर 16 तक।
इसको आप लोग घर पर फिर से रिवीजन करिएगा। इस चैप्टर में अभी तक आपने जो पढ़ा, सारांश हल्का से फिर से, इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा, लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। ये अपने परिवार की औरतों के बारे में कुछ बता रही हैं। ठीक, कहें मेरे समय की औरतें, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उन जो औरतें थी उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी परिस्थितियाँ बदलती गईं, यही सब इसमें बताया गया। पहले इन्होंने अपनी नानी के बारे में बताया, नानी मेरी कैसी थी, कैसे जी रही थी अपनी ज़िंदगी। फिर अपनी माँ के बारे में हम बता रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा अभी ये अपनी दादी के बारे में भी बताएंगी, और अपनी 3 बहनों, यानी कुल मिला के ये 4 बहनें थीं। ठीक, तो यहाँ तक पढ़ लिए हैं, बाकी अब आगे कल पढ़ेंगे। इसको आप लोग एक बार घर पर रिवाइज करिए, एक बार इसको पूरी कहानी पढ़ डालिए, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। ओके बाय, बाकी नेक्स्ट टाइम।